So before starting second law of thermodynamics, I want to discuss the limitation in first law of thermodynamics. First law में कौन सी कमियां थी, जिसके बाद जो second law आया, तो limitations will discuss the limitations of first law thermodynamics. तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन जो thermodynamics में, that is the thermodynamics does not give any information about the direction of heat transfer, whether the heat is transferred from high temperature to low temperature or low temperature to high temperature. It means जो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन ये बताता है पहला कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर हो रही है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर हो रही है, इसका जो डायरेक्शन है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता था। ये इसका सबसे पहला लिमिटेशन था, डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सेकंड जो लिमिटेशन था थर्मोडायनामिक्स का वो ये था कि प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस नहीं बताता था कि whether the process is feasible or not। इन लिमिटेशन को ओवरकम किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। सो दैट डिस्कस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के टू स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो है उसको हम बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें हीट इंजन की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीट इंजन। और सेकंड लॉ जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है इट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीट पंप and refrigerator। So first we will discuss Kelvin Planck statement। So Kelvin Planck statement क्या कहता है? Kelvin Planck statement कहता है it is impossible to construct a device which work on a cycle and produce no effect other than the total heat transfer is converted into work। It means जो Kelvin Planck statement है ये बता रहा है कि अगर कोई सिस्टम है, अगर वो किसी साइकिल पे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हीट इंजन जो वर्किंग है उसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हीट इंजन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक डिवाइस है विच कन्वर्ट हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क, जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाट हीट इंजन। तो यहाँ पर हीट इंजन हमेशा दो सोर्स के बीच में काम करता है, फॉर एग्जांपल सोर्स एंड सिंक। मान लेता हूं मैं सोर्स का टेंपरेचर T1 है, सिंक का टेंपरेचर T2 केल्विन है। सोर्स और सिंक क्या होते हैं? सोर्स और सिंक एक रिजर्वायर है जो इनफिनाइट अमाउंट ऑफ हीट को, सोर्स की अगर बात करूं तो इनफिनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेंपरेचर, और सिंक में बात करूं तो ये इनफिनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है बिना अफेक्ट अपने टेंपरेचर को किए। तो इन सोर्स के बीच में वर्क करता है अपना हीट इंजन लाइक दिस। तो हम किसी भी हीट इंजन को हीट एनर्जी देते हैं, फॉर एग्जांपल Q1 में यहां पर समझना हो दैट इज कॉल्ड हीट सप्लाई, और Q2 हीट रिजेक्टेड, जो हीट रिजेक्ट है। तो यहां पर आपको मिला वर्क आउटपुट। From here you can see the work output जो है वो heat supplied minus heat rejected है। That's called heat engine। तो heat engine की वर्किंग को ही मैंने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बोला था कि ऐसा कोई भी सिस्टम बनाना नामुमकिन है जो किसी साइकिल पे वर्क करे और कोई अदर इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे
सोर्स से कोई हीट ट्रांसफर की Q1, तो ये पूरा का पूरा वर्क आउटपुट पे दे देगा। ऐसा कोई भी सिस्टम बनाना नामुमकिन है। यहाँ पर Q2 जो है वो कांट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। यही इन्होंने कहा था, यहीं से हम समझ सकते हैं कि हीट इंजन है आपका, देखिए हम हीट ट्रांसफर करते हैं, जो वर्क आउटपुट मिलता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपकी रिजेक्ट हो जाती है, ये जीरो नहीं हो सकती। यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, क्लैरिनेट स्टेटमेंट। तो अगर यहाँ से इफिशिएंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, इंजन की इफिशिएंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो इफिशिएंसी क्या होती है, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, वर्क आउटपुट मिल रहा है अपॉन इनपुट। वर्क आउटपुट क्या दे रहा है, अभी यहाँ पर मैंने लिखा था, वर्क आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। कितना आपने हीट सप्लाइड किया, कितना हीट रिजेक्ट कर दी हो गया, उसमें से जो बचा वो आपका वर्क आउटपुट है। तो Q1 माइनस Q2, और इनपुट क्या है आपका, जो आप इसको हीट सप्लाइड कर रहे हैं इंजन को। फ्रॉम हियर यू कैन सी द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 1 माइनस Q2 बाय Q1। इस एफिशिएंसी को हम एक्चुअल एफिशिएंसी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस है। अगर हमें आइडियल एफिशिएंसी निकालनी हो, क्योंकि हम एक्चुअल जो भी एनालिसिस करते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम जो एफिशिएंसी निकालते हैं वो हमेशा आइडियल या रिवर्सिबल या हाइपोथेटिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाते हैं, और दैट q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सो यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता है 1 माइनस Q2 बाय t। इस एफिशिएंसी को बोलते हैं आइडियल एफिशिएंसी, रिवर्सिबल एफिशिएंसी, हाइपोथेटिकल, और भी नाम है इसके, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट वी मूव टू क्लॉजेड स्टेटमेंट। Clausius statement, it explains the working of heat pump and refrigerator. So कैसे इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है it is impossible to construct a device which work on a cycle and produce no effect other than heat transfer from low temperature to high temperature. So सबसे पहले रेफ्रिजरेटर की भी बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर डिवाइस है जो कि लो टेम्परेचर मेंटेन करता है देन द सराउंडिंग से कम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दैट्स कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। तो अगेन यहाँ पर मैं एक सिस्टम बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा टेम्परेचर T1 केल्विन पे है और ये T2 केल्विन पे है। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर केस में यहाँ पर आपका एक होगा आपका केबिन, जिसको आपको मेंटेन करना है लो टेम्परेचर। आपको कोई हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने लो टेम्परेचर को नीचे ही रखा, हाई टेम्परेचर को ऊपर T1 में मैंने चेंज नहीं किया है। T1 T2 को अपना सोर्स और सिंक जहां पर थे वहीं मैंने एज इट इज किया, पर यहाँ पर सोर्स और सिंक नहीं होंगे। यहाँ पर आपको एक केबिन रहना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी रूम का या किसी केबिन का लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और ये आपका T1 में होगा, वो आपका एटमॉस्फेयर होगा, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो रूम की हीट है उसको निकाल के बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इसके बीच में आपका एक मशीन में सिस्टम हो सकता है। यहाँ पर मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रोसेस का स्टेटमेंट जो मैं डिफाइन करके दिखा रहा हूँ आपको कि रेफ्रिजरेटर कैसे एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने। तो इनका स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी सिस्टम जो साइकिल में वर्क करता है वो इस तरह का नहीं हो सकता कि लो टेम्परेचर से हीट ले, मान लीजिए लो टेम्परेचर ये यहाँ से कोई हीट ले और हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर करे। इस तरह का सिस्टम बनना नामुमकिन है। हम जैसे कि जानते हैं कि हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर होती है ड्यू टू नेचुरल कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर नहीं हो सकती, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर नहीं हो सकती,
ये आपका सिस्टम बन जाता है रेफ्रिजरेटर, दैट कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर अगेन ये हीट रिजेक्टेड है और ये हीट सप्लाइड है। मैंने तो चेंज नहीं किया है ताकि आपको तीनों सिस्टम इजीली समझ में आए। मैंने हीट एक्चुअली बस यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि हीट सप्लाइड जो कर रहे हैं, अब इंजन ये रेफ्रिजरेटर है कि हीट सप्लाइड को टू द एटमॉस्फेयर कर रहे हैं और हीट रिजेक्ट जो कर रहे हैं कहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं, केबिन से रिजेक्ट कर रहे हैं। अब हाउ वी ड्राइव और कंक्लूड द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर थ्रू सीओपी, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस तरह हम हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी वर्ड यूज करते हैं उसका परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, उसी प्रकार से जब हम रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस शो करते हैं तो हम एफिशिएंसी टर्म यूज नहीं करते हैं, हम उसका परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ओके, क्योंकि जो मैं बात करूं सीओपी टर्म और एफिशिएंसी टर्म की यूज करते हैं, एफिशिएंसी हम उसी के लिए यूज करते हैं जिसमें से वर्क आउटपुट आपको मिल रहा हो, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो रेफ्रिजरेटर में वर्क इनपुट दे रहा है तो इसके लिए वर्ड क्या है, सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस अपॉन वर्क। अब डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करना है हमें, देखिए डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करना है हमें लो टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो लो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, मान लीजिए आपका केबिन है, अब इसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, मैं बार-बार इसमें से 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें से हीट निकालूंगा और थ्रू नेचुरल हीट ट्रांसफर यहां से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ऑटोमेटिक हीट ट्रांसफर होती जाएगी। जितनी हीट ट्रांसफर इसके अंदर हो रही है उतनी हीट अगर निकालना होगा तो टेम्परेचर मेंटेन करना 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब है मेरे को डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या मेंटेन करना पड़ रहा है, Q2, जो इसके अंदर Q2 और Q2 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है उसको मैं निकालता हूं, कंटिन्यूसली जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर आ रही है उसको मैं निकालता हूं, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो डिजायर्ड टेम्परेचर क्या हो गया, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया, Q2। और वर्क इनपुट आप देख सकते हो, यहां से वर्क इनपुट ये हम वर्क दे रहे हैं वर्किंग। अब मैं यहां से वर्किंग को अगर निकालना चाहूं तो वर्किंग किसके बराबर है, ये देखिए Q2 प्लस वर्किंग इज इक्वल टू क्या करता है, हीट सप्लाइड, यहां से जो हीट निकल रही है Q2 प्लस वर्किंग, जितना इनपुट दे रहे हैं आउटपुट क्या मिलता है Q। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वर्किंग अगेन कितना जाएगा, यहां से अगर आप देखें कितना जाएगा वर्किंग Q1 माइनस Q2, ये देख सकते हैं आप यहां पर पुट करते हैं डिजायर्ड इफेक्ट प्लस Q2 था, वर्किंग मैंने निकाल के दिखाया Q1 माइनस Q2। तो ये आपका COP का फॉर्मूला हो जाता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 फॉर रेफ्रिजरेटर। अगेन दिस परफॉर्मेंस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसको हम एक्चुअल COP बोलते हैं। इन केस यू हैव टू ड्राइव द आइडियल थ्योरेटिकल और रिवर्सिबल, अगर आपको निकालना है तो फॉर दैट यू हैव टू टेक Q is directly proportional to T. In that case the formula will be T2 upon T1 minus T. That will give you the reversible hypothetical COP. Now we will discuss heat pump. Again the function, the diagram will be the same and the statement is also the same, only मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि heat pump को कैसे डिवाइड करना है। देखिए बड़ी सी बात है, heat pump और रेफ्रिजरेटर में एक ही अंतर होता है, रेफ्रिजरेटर में हम लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और हीट पंप में हम हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर मान लीजिए आप राजस्थान जाते हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आपको जरूरत पड़ेगी लो टेम्परेचर मेंटेन करने की, क्योंकि बाहर से हीट ऑटोमेटिकली अंदर आएगी। लेकिन अगर हम वहाँ पर ठंडी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस सिस्टम में समझाता हूँ, हम मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल लगा दिया। सबसे पहले मैं सेकंड लॉ आपको बताऊंगा कि सेकंड लॉ आपका यहाँ कैसे वर्क करता है। अब आपको थोड़ा सा एक चीज ये ध्यान देनी है, सबसे पहले कि आपको हाई टेम्परेचर
मेंटेन करना है हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बात है आप हीट पंप कहाँ यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कश्मीर में है, लद्दाख में, तो फॉर एग्जांपल वहां का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है -11 डिग्री सेल्सियस, तो 11 डिग्री सेल्सियस है वहां पर, तो रूम में क्या होगा, बार बार हाई टेम्परेचर से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी और इसका टेम्परेचर क्या करने की कोशिश करेगी, लो टेम्परेचर मेंटेन 11 डिग्री बनाने की कोशिश करेगी, -11 बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप यहां पर मेंटेन कितना करना चाहते हैं, 25 डिग्री, अपने कंफर्ट के लिए 25 डिग्री आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने अमाउंट ऑफ हीट यहां से ये बार बार इसको दे रहा है, उतने अमाउंट ऑफ हीट आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको जितनी हीट यहां से निकलती जा रही है, फॉर एग्जांपल यहां से Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकलती जा रही है, जिससे इसका टेम्परेचर लो हो रहा है, तो आपको अगेन यहां पर Q1 अमाउंट ऑफ हीट भेजते रहना पड़ेगा, इसको 25 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस करने के लिए सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ अगेन यहां हीट पंप के लिए क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी सिस्टम बनाना चाहोगे जो कि साइक्लिक पे वर्क करे, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे कि आपका लो टेम्परेचर से लेकर हाई टेम्परेचर पे अगेन हीट ट्रांसफर करे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर करना, लेकिन ये अपने आप नहीं हो सकता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यहां पर वर्क इनपुट देना पड़ेगा। अब आप वर्क इनपुट दोगे, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये सेकंड लॉ आपका हो गया हीट पंप के लिए। डिफरेंस क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस होगा, सीओपी जब निकालेंगे हम हीट पंप का, तो बस यहां पर क्या अंतर आएगा, डिजायर्ड इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा। अब आप समझो डिजायर्ड इफेक्ट हम क्या प्रोड्यूस होगा, डिजायर्ड इफेक्ट हम हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं ना कि लो टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर हमारा क्या डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, बार बार से टेम्परेचर लो होने की कोशिश कर रहा है, बाहर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल -11 डिग्री की बात की, तो ऑटोमेटिकली ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट बाहर जाएगी, जिससे हमारा इसका टेम्परेचर -11 आ गया, तो आप यहां पर उतनी ही भेजते रहो, Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगेन भेजते रहो, तो टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिजायर्ड इफेक्ट क्या कर रहे हैं, हम ये Q1 को मेंटेन कर रहे हैं, यहां से Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहां पर आ रही है लो टेम्परेचर, इसमें हम थोड़ा सा बंद कर रहे हैं, उसको बढ़ा के हम भेज रहे हैं ताकि हम हाई टेम्परेचर मिले। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यहां पर मैं बात करूं, डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा आपका Q1, यही मैं सॉल्व कर देता हूं, तो यहां से COP आपको क्या हो जाएगा हीट पंप के लिए, और हीट पंप Q1 अपॉन वर्क, क्योंकि यहां पर अपन हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है, डिजायर्ड इफेक्ट अपना Q1, तो यहां पर आपका Q1 आ जाएगा, वर्क इनपुट आपका सेम रहेगा Q1 Q2, अगेन COP यहां पर कितना जाएगा, as you can see Q1 upon Q1 Q2, again this COP is for natural cycle, for hypothermic reversible और कार्नोट जो बोलते हैं, COP निकालना हो तो in that case we will have to proportional to T, you have to take in that case the formula will be P2 sorry here Q1 is P1 and P1 minus P2. So this is the second law of thermodynamics.